हेलो, इस वीडियो के साथ हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई सीरीज की और ये सीरीज होगी केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स की। इस सीरीज में हम लोग केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को वन बाय वन समझेंगे। जो टॉपिक्स आज तक आपको कंफ्यूज करते आए थे, जो भी टॉपिक्स आपको आज तक क्लियर नहीं हुए थे, उन सारे टॉपिक्स को मैं वन बाय वन करके डिस्कस करूँगा आपसे और वो सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैटर के बारे में, ओके, मैटर के फेजेज के बारे में, मैटर के टाइप्स के बारे में, कैसे मैटर को हम बांट सकते हैं मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में, मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस को हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में बांट सकते हैं, एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, क्या बेसिक डिफरेंस है इनके बीच, एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर और कंपाउंड के बीच बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। ओके, तो शुरुआत करते हैं मैटर से। और आपने मैटर के बारे में ज़रूर सुना होगा, अपने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, जो प्रेजेंट क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसमें आपने पढ़ा होगा कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम डिफरेंट मास। मैटर हर वो चीज़ है जिसमें कुछ मास है और जो कुछ स्थान ग्रहण करता है, जो कुछ स्थान ऑक्यूपाई करता है। दैट मीन्स मैटर इज एनीथिंग विच हैव टू प्रॉपर्टीज, फर्स्ट मास एंड सेकेंड वॉल्यूम। ओके, अपने आसपास जब आप देखेंगे तो जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जैसे ये पेन, ये बोर्ड, जो मोबाइल या लैपटॉप आप इस वीडियो को देखने के लिए यूज कर रहे हैं, हर वो चीज़ जिसने कुछ जगह लिया हुआ है, जिसने कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया हुआ है और जिसमें कुछ मास है, हर वो चीज़ मैटर है। जो पानी आप पीते हैं वो मैटर है, जो ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल करते हैं वो भी मैटर है। तो हर वो चीज़ मैटर है जिसमें कुछ मास है और जिसने कुछ वॉल्यूम लिया हुआ है। ओके, मैटर के फेजेज की बात करें तो मैटर 5 फेजेज में पाया जाता है और मेनली 3 फेजेज में, और आपके बुक में यही तीनों का डिस्कशन किया गया है। मैं इसके बारे में थोड़ी बातें करूंगा आज आपसे। तो मैटर को हम मेनली 3 स्टेट्स और मोर प्रिसाइजली 5 स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टाइन स्टेट। ओके, सॉलिड शुरुआत करते हैं हम लोग सॉलिड से। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड इज दैट फेज ऑफ मैटर। ओके, सॉलिड मैटर का वो फेज है जिसका कि वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होता है, जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होता है। इन अदर हैंड अगर लिक्विड की बात करें हम, तो लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट उसका शेप फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें गैस पे, तो गैस का ना ही शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि हम कोई सॉलिड लेते हैं, सपोज आपने ब्रिक लिया, ब्रिक इज अ सॉलिड, तो उसको आप जहाँ कहीं रखेंगे अगर, ओके, अगर मैं उसको अपने हाथ पे रख लूँ, या पेन का एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं पेन को अपने हाथ पे रख लूँ तो इसने जितना जगह लिया हुआ है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। ओके, अगर इसको उठाकर मैं इस हाथ में रख लूँ अपने, वो उतना ही जगह लेगा। ठीक है, ये सॉलिड के साथ होता है, ये लिक्विड के साथ भी होता है बट गैस के साथ नहीं होता है। अगर कोई बैलून में हवा भरी हुई है तो उस हवा ने जितना जगह लिया हुआ उस बैलून में, वो उसका वॉल्यूम हुआ। इसी हवा को आप रिलीज कर देंगे, अगर मैं यहाँ पे एक बैलून लेता हूँ अगर, और उसके हवा को रिलीज कर दूँ अगर मैं, ओके, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बहुत पहले बना चुका हूँ, मैं उसको आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें इसको जो मैं बोल रहा हूँ। हाउ वी कैन से द वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस आर नॉट फिक्स्ड। सो हियर इन माई हैंड, रुको भाई, हियर इन माई हैंड there is a baby balloon which is filled of air, and you can see that the shape of this air filled balloon is almost a sphere and which has a radius of around 4 centimeter. So let's calculate the amount of air present in this baby balloon. Assume this is a sphere with the radius of 4 centimeter and the volume will be, case 1, air filled balloon, assumed radius is 4 centimeter, the volume of the sphere with the radius r is 4 by 3 pi r cube. When I put this data, the value of radius and pi, I get the volume is around 260 centimeter cube. This is not the exact data, it is the approximate data, 260 centimeter cube. And अब मैं इसमें जो एयर है उसको रिलीज कर रहा हूँ। बाय बाय। सो इस बेबी बैलून ने अपना सारा एयर रिलीज कर दिया और ये सारा एयर कहाँ गया? तो इस बेबी बैलून का सारा एयर इस रूम में फैल गया, और जो अभी मैं बोल रहा हूँ अभी तक ये एयर रूम के कोने कोने में पहुँच चुका होगा। सो दिस वाज द केस 1, जब ये बैलून फिल्ड था एयर से और उसका वॉल्यूम क्या था? 260 सेंटीमीटर क्यूब हमने निकाला था अराउंड। सेकेंड केस, जब हमने इस बेचारे बेबी बैलून को खाली कर दिया और इसका एयर मेरे रूम में फैल चुका है। सो पहले केस में जब
एयर जो था इस बेबी बैलून में था, वॉल्यूम कितना था 260 सेंटीमीटर क्यूब। और सेकेंड केस में जब हमने एयर इस बेचारे बेबी बैलून से निकाल दिया, सो ये सारा एयर जो इस बेबी बैलून में था वो फैल चुका होगा। सपोज कीजिए ये मेरा रूम है और यहाँ मैं अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, सो डोंट एक्सपेक्ट much better than this. So the length of my room is around 50 centimeter, breadth is 40 centimeter and the height is also 40 centimeter. Rooms generally cuboid form के ही होते हैं. Formula of volume of cuboid, the volume will be LBH. L is 50 centimeter, B is 40 centimeter, H is 40 centimeter, and the volume what I get is 8000 centimeter cube, which was previously when the air was filled in this baby balloon was 260 centimeter cube. So you saw that how the volume of air which was previously 260 centimeter cube changed into 8000 centimeter cube. Now it's clear to you what does it mean by the statement that the gases have neither the fixed shape nor the fixed volume. The last we should thank this baby balloon. You saw how he sacrificed for the sake of science in order to prove you that the volume of gases are not fixed. Thank you. And he replying, you are welcome, I am happy that I helped you. And he is also saying he will come each and every time whenever you need him. Thank you. तो अगर उस बैलून के उस हवा को अगर आप रिलीज करते हैं तो वो पूरे रूम में फैल जाएगी और इस तरह वो रूम के कोने कोने तक जाएगी। अगर रूम बंद हो तो, अगर रूम खुली रहेगी, आपका खिड़की खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वो फैलते 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 पूरे अपने इंडिया में फैल जाएगा और उससे भी आगे कहीं। ओके, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता ही जाएगा। पहले बैलून में उसका वॉल्यूम बहुत कम था, अब वो फैलकर पूरी तरह फैल चुका है रूम में। अगर रूम बंद है तो अब जो गैस का वॉल्यूम होगा वो पूरे रूम का वॉल्यूम काउंट होगा। समझ में आ रही है बात? तो गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता है और लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अब बात करते हैं शेप की। हम शेप का मीनिंग क्या है? शेप का मतलब यह हुआ कि अगर आप बर्तन चेंज करते हैं, कुछ सामान आपने रखा, अगर मैं इसको किसी कप में रख दूं या किसी चीज़ में रखूं, डब्बे में, ठीक है, तो उसमें रखूं और इसको उठाकर कहीं और रखूं, तो दोनों जगह ये उसी शेप का रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। बट अगर आप पानी लेते हैं, ठीक है, पानी को आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? सपोज ये कंटेनर है मेरा, इसमें पानी था, ओके, ये दूसरा कंटेनर है और ये मैं पानी इसमें पोर कर दिया, ओके, तो ये पानी इसमें आ गया। तो देखिए पहले इसका शेप ऐसा था, ओके, अब इसका शेप ऐसा हो गया, शेप चेंज हो गया। पहले शेप का था, अब इस शेप का हो गया, ठीक है। और यही चीज़ गैस के साथ भी होता है, गैस का भी शेप चेंज हो जाता है। बट अगर आप सॉलिड रखेंगे, ठीक है, आप इस पेन को यहाँ से उठाकर किसी डब्बे में रख दें या कहीं भी रखें तो उसका शेप चेंज नहीं होगा। एक ब्रिक लें आप, ईंट, उसको अगर आप एक जगह रखते हैं फिर उठाकर अलमीरा के ऊपर रख दें, अगर अलमीरा के ऊपर आप रखते हैं तो वो इसी शेप का रहेगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा। तो ये हुआ शेप का कॉन्सेप्ट और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ आपको। तो अभी तक आप समझ गए कि सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट होता है। लिक्विड का वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है बट शेप कांस्टेंट नहीं होता है, और गैस का शेप और वॉल्यूम दोनों ही कांस्टेंट नहीं होता है। बट ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है? तो ये होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स के कमज़ोर होने के कारण। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट सवाल ये आएगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? मोलिकुलर फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच के लगने वाले फोर्स को कहते हैं हम। जो भी अंदर पार्टिकल्स है, हम जानते हैं कि हर एक चीज़, आगे हम लोग बात करेंगे अभी, कि हर एक चीज़ एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, ओके। तो उन एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। और यह फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है सॉलिड में। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत करीब करीब होते हैं, इसलिए फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। जितने इसके पार्टिकल्स दूर जाएंगे, ओके, उतना ही एक फोर्स कमज़ोर हो जाएगा। और लिक्विड में ये फोर्स थोड़ा कमज़ोर होता है। क्यों? क्योंकि ये दूर दूर होते हैं, और गैस के केस में ये और ज़्यादा दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होता है, और गैस के केस में ये दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं क्योंकि इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे सॉलिड लिक्विड गैस का ट्रांजिशन हो सकता है, ठीक है। उसके बारे में बात करने के बाद हम लोग इस पे भी आएंगे अभी तुरंत। तो आगे बढ़ते हैं अब हम।
तो आपने डेली लाइफ में अनुभव भी किया होगा कि जब भी आप किसी आइस के क्यूब को अगर बाहर रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो पिघल जाती है। अगर उस फ्रिज से निकाल कर, आप रेफ्रिजरेटर से निकाल कर अगर बाहर रखते हैं तो थोड़ी देर में पिघल जाएगी। ठीक है, क्यों पिघलती है वो, क्यों पिघलती है? तो ये पिघलती है बिकॉज ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बताता है कि अगर दो बॉडीज गिवन है और उनका टेम्परेचर सेम है तो उनके बीच कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। बट उन्हीं दोनों बॉडीज के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट ट्रांसफर होगा। कहाँ से कहाँ होगा? हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी। तो जब हम रेफ्रिजरेटर से बर्फ़ बाहर निकालते हैं और अगर बर्फ़ को सिस्टम ले लें, ये हमारा आइस क्यूब है अगर, ओके, इसको अगर हम सिस्टम ले लें, ठीक, और ये हमारा आसपास का सराउंडिंग है, तो ये सिस्टम हो गया हमारा, ये आसपास के सारे सराउंडिंग्स हो गए। इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सी अगर है, अब बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सी है या उससे ज़्यादा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। तो क्या बाहर की जो हवा है वो अपना हीट इसको देगी और इस हीट की वजह से ये बर्फ़ पिघल जाएगी या वो लिक्विड बन जाएगी। यानी कि किसी भी सॉलिड में अगर आप हीट देते हैं, ठीक है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और उसी लिक्विड को और हीट दें, जब जो बर्फ़ पिघली हुई है, ठीक है, जो पानी बना है, उसको अगर गैस स्टोव पर हम चढ़ा दें, आप इंडक्शन जो भी हीटर होता है उस पर चढ़ा दें, किसी तरीके से उसको गर्म करते हैं, फर्दर गर्म करते हैं, तो वो गैस में तब्दील हो जाएगी। इसको वेपोराइजेशन भी बोलते हैं अगर पानी का केस है तो। ठीक है, तो ओके, तो इतना आप समझ गए। आई होप कि आप पहले से ये जानते भी होंगे। एक चीज़ शायद जो ना जानते हो, मैं उसको डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि जब हम हीट देते हैं सॉलिड में तो क्या होता है। ओके, जब हम हीट देते हैं किसी सॉलिड को तो क्या होता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत करीब होते हैं और उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो मूवमेंट अलाउ नहीं करता है। जैसे गैस के पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर मूव करते रहते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं थोड़ा मूव कर सकते हैं, ठीक है, बट वो लिक्विड को छोड़ के नहीं जाएंगे, गैस के पार्टिकल्स छोड़ के चले जाते हैं। आप यहाँ पर अगर कोई भी इंसेंस स्टिक जलाएं या आप कुछ भी जलाएं, सपोज आप खाना ही पकाते हैं, तो उसकी महक दूर दूर तक जाती है, जितने दूर, काफ़ी दूर तक चली जाती है। ओके, बट लिक्विड के केस में उसके पार्टिकल्स लिक्विड को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, और सॉलिड के केस में तो वो मूव ही नहीं कर सकते हैं, वो जहाँ हैं वहीं स्टिक रहेंगे। बस एक चीज़ वो कर सकते हैं, वो बस अगर ये पार्टिकल है तो बस क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है ऐसे ऐसे मीन पोजीशन के अराउंड। जो पार्टिकल्स है, हर एक पार्टिकल, जो पार्टिकल्स मैंने दिखाया है, अगर इसको जूम करूँ मैं, ठीक है, तो हर एक पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, सब वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे ऐसे। ओके, वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहा है, हर एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। जब इसको हम हीट देते हैं, ठीक है, जब हम हीट देते हैं इसको अगर हीट देते हैं हम, तो ये वाइब्रेशंस बढ़ जाता है। पहले ऐसे ऐसे हो रहा था, ठीक है, जब हीट देते हैं तो ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और हीट दिया और बढ़ गया, और हीट दिया और बढ़ गया, और हीट दिया और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा। एक समय ऐसा आता है, ऐसे हो जाता है। ओके, तो जब हम हीट देते जाते हैं, एक समय ऐसा आता है कि ये पार्टिकल इस बंधन को तोड़ के निकल जाता है और थोड़ी दूरी तय कर लेता है और वो लिक्विड में बदल जाता है। और जब लिक्विड को आप हीट देते हैं, ठीक है, तो ये बॉइलिंग का केस है या इवापोरेशन का केस, आप बताएं तो कैसे होता है। तो जब आप हीट देते हैं तो लिक्विड के केस में क्या होता है, आप जानते होंगे कि पानी जो है 100 डिग्री सी पर बॉयल होता है। आप बोलेंगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सी, और मैं बोलूँगा ये आपने गलत बोला, मैं बोलूँगा कि आपने गलत बोला। आप किताब चेक करेंगे अपने, फिर आप पाएंगे कि वहाँ तो लिखा हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सी। मैं फिर बोलूँगा आप गलत बोल रहे हैं। तो सही क्या है फिर? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सी एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ प्रेशर इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। कोई शर्ट मिल रही है 500 में, जब उसका MRP है 1500, तो वो ऑफर में मिल रहा है, आपको कंडीशन देना पड़ेगा कि द प्राइस ऑफ शर्ट इज 500 ऑल्दो द MRP इज 1500। ओके, क्यों मिल रहा है? बिकॉज इट इज इन ऑफर। उसी तरह ये जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सी, या मैं इसको यहाँ लिख दूँ बॉइलिंग इज 100 डिग्री सी, और मैं इसको क्रॉस कर दूंगा। ओके, सही क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सी एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, जो कि प्रेशर कुकर में होता है,
तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वो 150 क्रॉस कर जाएगा, 150 डिग्री सी क्रॉस कर जाएगा। अगर आप प्रेशर घटाएंगे, जब हम पहाड़ पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो वहाँ प्रेशर कम होता है और वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पानी का बहुत घट जाता है, जिसके कारण कुछ भी हम खाना पकाते हैं, दाल पकाइए, कुछ भी पकाइए आप, वहाँ टाइम लगता है। और वही प्रेशर कुकर में जब पकाएंगे तो नॉर्मल कंटेनर की तुलना में, नॉर्मल वेसल की तुलना में वहाँ जल्दी पकेगा प्रेशर कुकर में। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वहाँ बढ़ जाता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे सेपरेट वीडियो में, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा इसी को लेकर कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैसे चेंज होता है प्रेशर के चेंज होने के साथ साथ। तो फिलहाल अगर कोई बोलता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सी, तो वहाँ अंडरस्टूड होगा कि वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बात कर रहा है, यानी कि जो प्रेशर हमारे चारों ओर है, जो मेरे सिर पे है, आपके सिर पे है, या जो भी इंसान यहाँ पे है, ठीक है, इस धरती पे है, उसके सिर पे जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है। और ये प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर है। जो आप एग्जाम का प्रेशर लगता है बहुत बड़ा प्रेशर है, उससे कई हज़ार गुना बड़ा प्रेशर है ये, ठीक है। अगर हम कोई सिर पर रख लें 50 kg का चीज़, तो उसका जो प्रेशर पड़ता है काफ़ी भारी लगता है हमें। आप सोच भी नहीं सकते कि आप हज़ारों kg का प्रेशर बचपन से लेकर ढोते आए हैं अभी तक। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे सेपरेट वीडियो में। फिलहाल मुद्दे पर आते हैं। तो जब इसमें हीट देते हैं हम, तो इसका जो मॉलिक्यूल था, ठीक है, मॉलिक्यूल या एटम जो भी था, वो वाइब्रेट करते जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये ज़्यादा वाइब्रेट करेगा और एक समय आएगा कि वो लिक्विड में बदल जाएगा। और जब लिक्विड को हम हीट देते जाएंगे तो एक समय आएगा कि वो बदल जाएगा गैस में, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे जानने को मिलती है, क्योंकि हमने हीट दिया तो सॉलिड लिक्विड बना, यानी कि लिक्विड में ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने एनर्जी कुछ दिया इसमें, तब ये इसमें बदल गया। तो लिक्विड के पास ज़्यादा एनर्जी है किसकी तुलना में? सॉलिड की तुलना में। सो यू कैन से लिक्विड हैज मोर इंटरनल एनर्जी देन द सॉलिड। और जब गैस की बात करें हम, तो लिक्विड से गैस बनाने में फिर हमें हीट देना पड़ा था, तो आप कह सकते हैं कि गैस हैज मोर इंटरनल एनर्जी देन द लिक्विड। ओके, समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं हम प्लाज्मा स्टेट पे। प्लाज्मा स्टेट क्या होता है? जब इसी गैस को, जब ये लिक्विड गैस में बदल गया, उस गैस को अगर हीट करते जाते हैं, अब बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं जितना कि सन में है, ओके, जितना कि आयनोस्फीयर में है, तो वो चेंज हो जाता है किस में? प्लाज्मा स्टेट में। प्लाज्मा स्टेट में होता क्या है कि जो भी गैस होती है वो आयोनाइज हो जाती है। और गैस को आयोनाइज करने के बहुत तरीके हैं, जिसमें 2 तरीके मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पहला तरीका है कि उसको आप हीट करें, गैस को जब आप हीट करते जाएंगे तो आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड तरीका है, और ऐसे ही आयोनाइजेशन का यूज करके आपके मिलिकन एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का मास निकाला गया था, ठीक है, उसके बारे में बात होगी बाद में। तो फिलहाल के लिए गैस में जब आप हीट देते हैं तो आयोनाइज हो जाती है। सेकेंड तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के थ्रू। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जो कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में भी किया गया था, तो गैस आयोनाइज हो जाती है और वो प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाती है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं नियॉन ट्यूब में। जब भी किसी शादी में आप जाते हैं, कोई फंक्शन होता है, तो वहाँ लाइटनिंग के बीच नियॉन ट्यूब लगा होता है इस कदर, तो उस नियॉन ट्यूब में जो स्टेट होती है मैटर की, वो होती है प्लाज्मा स्टेट। एक और एग्जाम्पल है जो काफ़ी कॉमन है, अभी बरसात का दिन भी चल रहा है, तो बारिश के दौरान जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली कड़कती है, तो वो जो बिजली फ्लो करती है फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ, उस बिजली में, उस लाइटनिंग में जो मैटर की स्टेट होती है वो होती है प्लाज्मा स्टेट। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं अगर, तो जो हम एटमॉस्फेयर आप पढ़े होंगे कि सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर होता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर होता है, उसके बाद जो आता है वो होता है आइनोस्फेयर, ओके। और ये लगभग आपको 70 to 100 किलोमीटर अपने अर्थ के सरफेस से, ये हमारा अर्थ है, ओके, और ये एटमॉस्फेयर है, तो लगभग 10 किलोमीटर तक तो ट्रोपोस्फेयर होता है। उसके बाद क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर। उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है आइनोस्फेयर, ओके। और इस एरिया में, ओके, ये जो जगह है जो आइनोस्फेयर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिस जगह को आप आइनोस्फेयर बोलते हैं, जिस सतह को आप आइनोस्फेयर बोलते हैं, ये केवल पतली कोई सतह नहीं है, ये लगभग 30 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस रेंज में जो भी मैटर की स्टेट होती है वो होती है प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। तो आइनोस्फेयर में भी जो मैटर की स्टेट पाई जाती है वो प्लाज्मा स्टेट होती है। ये भी एक एग्जांपल हुआ, ठीक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो सन से जो हीट आती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अल्ट्रा वायलेट रेज में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है।
और वो यहाँ के गैस को आयोनाइज कर जाती है। ओके, वो यहाँ के गैस को आयोनाइज कर देती है। आपको पता होगा कि अप टू द स्ट्रेटोस्फेयर ही है ऐसा जो कि पृथ्वी पर, ओके, जो कि हमारे पृथ्वी पर अर्थ पे यूवी रेज को आने से रोकती है। और इस स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर ही जो होता है उसको हम बोलते हैं आयनोस्फेयर। और इसका नाम भी इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसमें आयंस का वास होता है, मतलब कि इस एरिया में, इस वॉल्यूम में, इस जगह में आयंस होते हैं, केवल आयंस, इसलिए इसका नाम आयनोस्फीयर दिया गया। वैसा स्फीयर जिसमें आयंस रहते हैं। गॉट इट? तो ये हुआ प्लाज्मा स्टेट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक और चीज़, प्लाज्मा का खोज किया गया था 1920 में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये मैटर की ऐसी अवस्था है, जैसा कि मैंने बताया, इसमें बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तो ये लोवेस्ट टेम्परेचर की अवस्था है। आप 0 डिग्री सी समझते होंगे। बर्फ़ को अगर हाथ में लें तो 10 मिनट आप बर्फ़ को हाथ में नहीं रख सकते हैं। आपका हाथ पूरी तरह ठंडा हो जाएगा और जमने को हो जाएगा। कितने पे? 0 डिग्री सी पे। क्या होगा अगर आप टेम्परेचर और घटाएं, और घटाते घटाते कहाँ तक चले जाएं? -273.15 डिग्री सी। ठीक है, ये कितना है? तो ये इक्विवेलेंट है 0.01 केल्विन के। तो अगर आपका टेम्परेचर इतना चला जाए, इतने कम पे आप चले जाएं, तो एक और नया मैटर का फेज निकल के आता है और उसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी कि BEC। और इसकी खोज बोस आइंस्टाइन ने मिलकर की थी। इसलिए इस स्टेट का नाम, जिसको आप सुपर कूल्ड भी बोल सकते हैं, सुपर कूल्ड भी कहीं कहीं बोला जाता है इसको, इस सुपर कूल्ड स्टेट का नाम इन साइंटिस्ट के ऑनर में रख दिया गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये मैटर की वो अवस्था है जिसमें गैस, अगेन गैस का रोल आया है इसमें। गैस का जब टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं, और कैसी गैस? जिसका कि डेंसिटी बहुत ही कम हो। नॉर्मल एयर की डेंसिटी होती है 1.2 kg/m³। यानी कि अगर 1000 लीटर की आप टंकी लेते हैं कोई, ठीक है, 1000 लीटर की जो टैंक है हमारे घरों में जो यूज होता है, काले कलर की टैंक जो हमारे छत पर रखी होती है, वो लगभग 1000 लीटर की होती है। उसमें अगर वो वैकेंट है तो उसमें हवा भरी हुई है, और वो हवा का वेट कितना है? 1.2 kg। मास कितना है? सॉरी, मास कितना है? 1.2 kg। ओके, तो एयर का तो डेंसिटी ऐसे ही कम होता है 1.2 kg/m³, विच इज़ वेरी लेस। और सॉलिड लिक्विड गैस में जो सबसे कम डेंसिटी होती है वो गैस की ही होती है। गैस की डेंसिटी को भी अगर 1 लाख से भाग कर दिया जाए, ओके, 100,000 से अगर डिवाइड करते हैं, तो जो डेंसिटी निकल के आएगी, वैसे डेंसिटी पर किसी गैस को रख कर, मतलब इतना वैक्यूम आप क्रिएट कर दें कि उसमें मॉलिक्यूल की संख्या इतनी कम हो जाए कि उसकी डेंसिटी बहुत घट जाए। ओके, तो उस समय, और उसका टेम्परेचर बहुत घटा दें, इतना घटा दें कि वो लगभग 0.01 केल्विन हो जाए। ठीक है, यानी कि -273.15 डिग्री सी हो जाए। तो वैसे टेम्परेचर पे, इतने कम टेम्परेचर पे और इतने कम डेंसिटी में जो भी फेज निकल के आता है उसको नाम दिया गया सुपर कोल्ड, और उसका एक और नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये हुआ बात फिजिक्स ऑफ मैटर। क्लियर हो गया होगा फिजिक्स ऑफ मैटर, आप समझ चुके होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैंने सोचा था इसी वीडियो में मैं इसको एंड करूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैटर को आप ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंसेस के भी 2 टाइप होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ये रिलेटेड होगा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से, और ये रिलेटेड होगा कि इसकी बाउंड्री विजिबल है कि नहीं है, उसका फेज कैसा है। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।